हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज डॉक्टर सुजीता वर्मा। मैं हूं आपके बायोलॉजी एजुकेटर एंड बायोलॉजी मेंटर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिंप्लेक्स में। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी के हर एक लाइन को देखेंगे। इससे पहले हमने इस एनसीईआरटी का समरी फॉर्म में एक नोट्स का वीडियो पहले बनाकर भेज दिया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। वहां पर हमने एनसीईआरटी के ही पॉइंट कलेक्ट करके उसको समराइज फॉर्म में कर दिया है, जिसे पढ़ना काफी आसान है। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन देखेंगे एंड इसमें हम लोग एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बिकॉज नीट के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। नीट में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिप्रोडक्टिवली हेल्दी किसे कहेंगे एंड क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और इन्हें दूर करने की क्या स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं। इसके अलावा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कॉज क्या है, कैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल किया जा सकता है। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमटीपी बोलते हैं। एमटीपी कब शेफर है, कब रिस्टियर है, क्या कंडीशन एमटीपी के लिए होनी चाहिए, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कौन सी ऐसी डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है एंड इसमें हम लोग पढ़ेंगे कौन यहाँ पर क्यूरेबल है, कौन क्यूरेबल नहीं है। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में इनफर्टिलिटी क्या है, मीन्स की इनफर्टिलिटी कब कहेंगे, उसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, उसे दूर करने के लिए कौन सी टेक्निक आई, इन वीवो फर्टिलाइजेशन क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी किसे कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हम लोग सीधे मेन पॉइंट पर आते हैं, फालतू की चीजें इसमें नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बस उतना ही देखेंगे यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट। कौन कौन से एस्पेक्ट में वेल बीइंग होना चाहिए। नंबर 1 फिजिकल, जो कि आपका ये है फिजिकल। नंबर 2 इमोशनल एंड नंबर 3 बिहेवियरल एंड नंबर 4 सोशल। WHO के अकॉर्डिंग इन 4 एस्पेक्ट में अगर पर्सन वेल बीइंग है तभी उसे हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहेंगे। अब इसमें हम लोग आगे बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज की बात करें तो यहाँ पर हमारी जो इंडिया है पूरे वर्ल्ड में वो पहला देश है जिसने क्या किया है, एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम चलाए, जो कि एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम था। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी को अटेंड करने के लिए हमारे इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम क्या है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। जो ध्यान रखना आपको कि जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है इनिशिएट किसने किया, इंडिया ने किया। ये हमारे पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री थी इंडिया। ये कैसा प्रोग्राम है, हमारे नेशनल लेवल का प्रोग्राम है। एंड इसके अलावा जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है इनिशिएट कब हुआ, 1951 में। एंड इसके अलावा हम बात करते हैं इसके बाद कौन सा प्रोग्राम आया, इम्प्रूव्ड प्रोग्राम आया, जो कि कब, देखिए जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था ये सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल पर फोकस कर रहा था, लेकिन जो इम्प्रूव्ड प्रोग्राम आया वो फोकस कर रहा था जो इम्प्रूव्ड प्रोग्राम आया उसकी बात करें, उसका नाम क्या है उस इम्प्रूव्ड प्रोग्राम का, तो उसका नाम है RCH। RCH का फुल फॉर्म क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। मीन्स कि इसमें RCH में बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। मीन्स कि यहाँ पर बेबी का भी हेल्दी होना चाहिए, मदर का भी हेल्दी होना चाहिए। इसके अलावा जो यंग एज के लोग हैं उन्हें सेक्स एजुकेशन के बारे में अवेयर करना, उनके बारे में बताना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बताना, ये सारी चीजें इसमें आ गई थी RCH में। जो हमारी फैमिली प्लानिंग है वो भी RCH का एक हिस्सा है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं, देखिए ये सारी चीजें हैं कि कैसे जो है लोगों को जागरूक करना है, कौन कौन सी तरीके, ये सारी चीजें, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, कुछ खास नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अम्नियोसेंटेसिस। हाँ, हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये क्या है, अम्नियोसेंटेसिस है। अम्नियोसेंटेसिस की बात करें
तो ये क्या है, ये किस लिए करते हैं एमनियोसेंटेसिस, ये देखिए। हाँ, पहली बात ये है स्टेटरी बैन ऑन अम्नियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ये कैसा है, ये बैन है बिकॉज इसमें लोग क्या कर रहे थे, लीगली चेक इंक्रीजिंग द मेनेंस ऑफ फीमेल फीटिसाइड। जो फीमेल थी उसके लिए ये काफी खतरा था, इसलिए इसे क्या किया गया, स्टेटरी बैन कर दिया गया। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन आर सम प्रोग्राम दैट मेड इन मेंशन। अब बात आती है एमनियोसेंटेसिस है क्या, एमनियोसेंटेसिस करते कैसे, ये देखिए। इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड of the developing fetus is taken, analyze the fetal cells and dissolve substances। एमनियोसेंटेसिस में क्या लेते हैं ये आपको ध्यान देना है, देखिए उसमें सिरिंज के हेल्प से अमनियोटिक फ्लूइड को ले लेते हैं जिसमें क्या क्या होता है, फीटल सेल्स होती हैं और डिजॉल्व सब्सटेंसेस होती हैं। प्रोसीजर यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ, ये प्रोसीजर किस लिए किया जाता है, ये देखिए जेनेटिक डिसऑर्डर का इससे पता कर सकते हैं, लाइक डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकिल सेल एनीमिया। इन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे पता लगा सकते हैं, किससे, अम्नियोसेंटेसिस से। तो अम्नियोसेंटेसिस में सबसे पहली बात ये है, ये किस लिए करते हैं अम्नियोसेंटेसिस, तो ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसे पता करने के लिए करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर में जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया। ये बैन है, क्यों बैन है, इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन बैन है। जैसा कि अम्नियोसेंटेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी किया जाता है बट स्टेटरी बैन है। इसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए भी किया जाता है। इसमें क्या करते हैं अम्नियोसेंटेसिस में, जो अमनियोटिक फ्लूइड है उसको सिरिंज के माध्यम से निकाल लेते हैं जिसमें फीटल सेल्स होते हैं और डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं। उससे पता लगाया जा सकता है बेबी में कौन सा डिजीज है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि यहाँ पर सहेली एक मेडिसिन है, सहेली, जो कि कहाँ पर बनाई गई है, यहाँ से, हाँ सहेली, ये देखिए सहेली, ये न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स वाज डेवलप्ड। कब डेवलप हुई सहेली और कहाँ डेवलप हुई, तो कहाँ डेवलप की बात करें, कब हुई है तो दिया नहीं है, बट कहाँ डेवलप हुई, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में डेवलप हुई। सहेली जो है वीकली पिल्स होती, कहाँ बनाई गई, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट इन लखनऊ में बनाई गई। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर एंड देन इसके अलावा हम लोग सहेली के बारे में और डिटेल से हम जो पहले वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया है उसमें दे रखा है। लाइक की जो सहेली है वीकली पिल्स होती है, नॉन स्टेरॉयडल होती है एंड ये एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी होती है और ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल का। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल की बात करें तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड के पॉपुलेशन की। जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो अराउंड 2 मिलियन थी, कब, इन 1900 में 2 बिलियन थी। मिलियन की बात करें तो 2000 मिलियन एंड 6 बिलियन कब हो गए 2000 एंड 7.2 बिलियन कब हो गए 2011 में। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन आपने देखा 1900 में 2 बिलियन थी, 2000 में कितनी हो गई 6 बिलियन एंड 2011 में 7.2 बिलियन हो गई। यहीं पे बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया आवर पॉपुलेशन वाज विच 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस की बात करें तो अराउंड इन 1947 की बात कर रहा है। उस टाइम पर जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो 350 मिलियन थी, लेकिन 2000 में लगभग बिलियन तक पहुंच गई, अप्रॉक्स 1 बिलियन हो गई एंड 1.2 बिलियन कब हो गई 2011 तक हो गई। मतलब इंडिया की पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस डे के टाइम पर 350 मिलियन थी एंड 2000 में 1 बिलियन पहुंच गई एंड 2011 में 1.2 बिलियन तक पहुंच गई। अब ये रीजन क्या था, पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ा, इसका मेन रीजन क्या था, इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कॉज क्या था, तो रैपिड डिक्लाइन डेथ रेट। रैपिड डिक्लाइन डेथ रेट इसका मेन कॉज था। ये देखिए रैपिड डिक्लाइन डेथ रेट। अब ये जो रैपिड डिक्लाइन डेथ रेट है इसकी बात करें तो
तो लाइक मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एंड इसके अलावा जो रिप्रोड्यूसिबल एज है वो इंक्रीज कर गया। तो मेन कॉज क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का? रैपिड डिक्लाइन डेथ रेट, और किसका किसका? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोले तो मदर का जो मृत्यु दर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोले तो जो बच्चे का मृत्यु दर है वो बहुत कम हो गया। इतनी ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी वगैरह थी एंड लोग इतने जागरूक हो चुके थे कि जो डेथ रेट है वो बहुत तेजी से डिक्रीज हुआ, एंड जो रिप्रोड्यूसिबल एज है वो इंक्रीज हो गया। तो ये दो मेन कॉज थे इनके। इनके अलावा अगर हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू 2000 सेंसस, हाँ अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट थी वो लेस देन 2% है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 की जो जनगणना हुई उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है लेस देन 2% है, लाइक 20 पर 1000 पर ईयर। यहाँ पर देखिए जो पॉपुलेशन रेट है वो काफी तेजी से इंक्रीज हुआ। हाँ अब बात करते हैं कि इन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, तो इसे कंट्रोल करने के लिए जो फर्स्ट है कि मोटिवेट द स्मॉलर फैमिली को मोटिवेट करिए और उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताइए, हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है? एडवर्टाइजमेंट कीजिए, मीन्स मीडिया में पोस्टर, सब जगह पोस्टर लगवाओ, और एक हैप्पी कपल का विद 2 चिल्ड्रेन, मतलब एक पेरेंट्स हो उनके 2 बच्चे हो, इस तरह का बड़े बड़े पोस्टर लगवाओ और छोटा परिवार सुखी परिवार इस तरह की चीजें उन्हें दिखाओ, और उन्हें स्लोगान दो, हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू। तो ये आपका सेकंड हो गया। एंड थर्ड बात करें तो बहुत सारे कपल्स, मेनी कपल्स मोस्टली यंग अर्बन वर्किंग वंस हैव इवन एडॉप्टेड एंड वन नॉर्म, मतलब वन नॉर्म, एक बच्चे का भी एक बार आया था वहां पर कीजिए कुछ लोगों के द्वारा, उसमें ये था कि अगर हमारे एक बेबी है, अगर आपके एक बेबी है तो आप एक बेबी को एडॉप्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो मैरिजेबल एज है उसको भी बढ़ा दिया गया, फीमेल का मैरिजेबल एज 18 ईयर कर दिया गया और मेल का मैरिजेबल एज 21 ईयर कर दिया गया। एंड इसके अलावा ये आपका हो गया फोर्थ पॉइंट, मैरिजेबल एज को बढ़ाया गया। एंड आपका फिफ्थ पॉइंट है कि उन्हें इंसेंटिव दो, मतलब कि जो स्मॉल फैमिली, ऐसे कपल्स जिनकी स्मॉल फैमिली होगी उन्हें इंसेंटिव दो, उन्हें बहुत सारे गवर्नमेंट के फायदों के बारे में बताओ कि अगर उन्हें छोटा परिवार रहेगा उन्हें ये फायदे मिलेंगे, इस तरह से लोगों को मोटिवेट करो। तो ये रीजन थे, ये चीजें थी जिससे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसके अलावा हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का। क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स विच हेल्प प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वह मेथड है जिसमें अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। अगर बात करते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की कैरेक्टरिस्टिक का, तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इजिली अवेलेबल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है नो आर लीस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए। एंड फिफ्थ पॉइंट है इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव और डिजायर, और इसका कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, कोई बाधक नहीं होना चाहिए सेक्सुअल ड्राइव या फिर डिजायर में। तो ये आपको इतने कैरेक्टरिस्टिक भी याद रखने हैं। टोटल कैरेक्टरिस्टिक कितने हो गए? 5 कैरेक्टरिस्टिक है। लाइक कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली होना चाहिए जिससे आसानी से यूज किया जा सके, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, आसपास के मार्केट में रहना चाहिए, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल होना चाहिए, नो या लीस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए, और सेक्सुअल ड्राइव या डिजायर के साथ कोई इंटरफेयर ना हो। अब नेक्स्ट बात आता है यहाँ पर, हाँ अब बात आता है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसके कितने टाइप होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के 2 टाइप होते हैं, एक तो परमानेंट होता है, एक टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी में आपका, टेम्परेरी को स्पेसिंग मेथड भी कहा जाता है। टेम्परेरी में आपका NBCHI आ जाता है। टेम्परेरी में NBCHI, NB बोले थे नेचुरल,
बैरियर, केमिकल, हार्मोनल, आयोडीज, ये सब टेम्परेरी मेथड में आ जाते हैं। उस टेम्परेरी मेथड का जो पढ़ने वाले हैं हम लोग वो है नेचुरल मेथड। जो नेचुरल मेथड है इसमें देखिए ये वर्क कैसे करता है, इंपॉर्टेंट है। वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म। ओवम एंड स्पर्म के मीटिंग के चांस को इस पे अवॉइड करना होता है। नेचुरल मेथड कितने टाइप का होता है, तो 3 टाइप का होगा। एक तो पीरियोडिक अब्स्टिनेंस होगा, सेकंड पॉइंट है विड्रॉल या फिर क्वाइटस इंटरप्टस, थर्ड पॉइंट है लैक्टेशनल अम्हिनोरिया। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं पीरियोडिक अब्स्टिनेंस का। तो क्या है कि कपल्स अवॉइड अब्सटेन फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम द डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। मीन्स पीरियोडिक अब्स्टिनेंस में क्या किया जाता है, क्वाइटस को अवॉइड किया जाता है 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि जो 10 to 17 डेज है ये ओवुलेशन का फेज होता है, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है कंसीव होने का। तो 10 to 17 डेज में अवॉइड करना होता है, ये है पीरियोडिक अब्स्टिनेंस। नेक्स्ट जो है देखिए यहाँ पे ये भी लिखा है, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि इस पे ये ओवुलेशन का पीरियड होता है ना, 10 to 17 डेज ये ओवुलेशन का पीरियड होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ओवुलेशन 14th डे होता है, तो 3 दिन बाद और 4 दिन पहले अवॉइड करना होता है। एंड देन इसे क्या बोला जाएगा, फर्टाइल पीरियड, मतलब 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, फर्टाइल पीरियड है। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है यहाँ पर विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस। विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस में क्या होता है, यहाँ पर इजैकुलेशन या फिर इंसेमिनेशन को अवॉइड करना होता है। तो ये देखिए, मेथड इन विच द मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। अब जो थर्ड है नेचुरल मेथड वो है लैक्टेशनल अम्हिनोरिया। जो लैक्टेशनल अम्हिनोरिया है इसमें क्या होता है, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जो मदर होती है वो जो फीडिंग करवाती है उसमें मेंसेस नहीं चल रहे होते हैं। ये जो मेथड है बेस्ड किस पर होता है, फैक्ट पर बेस्ड होता है दैट ओवुलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन। लैक्टेशन के पीरियड में क्या होता है कि ओवुलेशन नहीं हो रहा होता, उसमें मेंसेस नहीं चल रहे होते हैं। हाँ, एक चीज और आपको ध्यान रखना है, दीजिए, लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड फुल्ली चांसेस ऑफ द कॉन्सेप्शन आर ऑलमोस्ट नील। जब बेबी मदर को मिल्क फीड करा रही होती है उस समय नील चांसेस होता है कॉन्सेप्शन का, लेकिन ये वैलिड सिर्फ कब तक होता है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। लैक्टेशन अमीनोरिया कब तक वैलिड है, 6 मंथ तक वैलिड है, 6 मंथ फॉलोइंग द पार्चुरेशन। आफ्टर पार्चुरेशन 6 मंथ तक ही लैक्टेशन अमीनोरिया वैलिड है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, हाँ एक चीज और, नेचुरल मेथड में कोई मेडिसिन नहीं यूज होता है और कोई डिवाइस नहीं यूज होता है। साइड इफेक्ट इसके ऑलमोस्ट नील होते हैं। नेचुरल मेथड का साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नील होता है, बहुत कम होता है, लेकिन फेल्योर के चांस हाई होते हैं। नेचुरल मेथड में जो साइड इफेक्ट है वो नील होगा बट चांसेस ऑफ फेल्योर हाई होंगे एंड दिस मेथड आर आल्सो हाई। नेक्स्ट बात करते हैं बैरियर मेथड का। बैरियर मेथड में क्या है, ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। यहाँ पर भी ओवम और स्पर्म को जो है प्रिवेंट किया जाता है फिजिकली मीटिंग से बाय द हेल्प ऑफ बैरियर। अगर स्पर्म एंड ओवम को फिजिकली रोका जाता है मीटिंग से बाय द हेल्प ऑफ बैरियर तो आपका बैरियर मेथड है। बैरियर मेथड की बात करें तो यह अवेलेबल होता है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। अब इसमें एक बात करते हैं कंडोम का। कंडोम भी एक बैरियर मेथड है। यहाँ पर देखिए ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये मेल कंडोम है और ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है ये फीमेल कंडोम है। मेल कंडोम में देखिए यहाँ पर सिर्फ एक रिंग आपको दिखाई गई, एक रिंग पाई जा रही है, एक ही तरफ रिंग है, जबकि फीमेल कंडोम में दोनों तरफ रिंग पाई जा रही है, इधर भी एक रिंग है और इधर भी एक रिंग है। एंड यहाँ पर कंडोम की बात करें, जो कंडोम है बना किसका होता है, थिन रबर या फिर लैटेक्स शीट का। चाहे मेल कंडोम हो या फीमेल कंडोम हो, थिन रबर या फिर लैटेक्स शीट के बने होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कवर पेनिस इन द मेल। जो मेल कंडोम है वो सिर्फ पेनिस को कवर करता है, जबकि फीमेल कंडोम वेजाइना एंड सर्विक्स को कवर करती है।
just before coitus so that our ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract. अब इसी में से एक बात करते हैं निरोध का। निरोध एक पॉपुलर ब्रांड होता है कंडोम का। जो निरोध है बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एक पॉपुलर ब्रांड होता है कंडोम का जो कि मेल के लिए होता है। यूज ऑफ कंडोम आर इंक्रीज इन रिसेंट ईयर ड्यू टू इट एडिशनल बेनिफिट। हाँ, जो कंडोम है इसका एडिशनल बेनिफिट है, लाइक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड एड्स से भी ये बचाता है। देखिए, बोथ द मेल एंड फीमेल कंडोम्स आर डिस्पोजेबल। मेल एंड फीमेल कंडोम है, दोनों डिस्पोजेबल होते हैं, इसे वापस से रीयूज नहीं किया जा सकता है, सेल्फ इंसर्टेड है। अब इसके अलावा बात करते हैं डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्स का। जो डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ड होते हैं, यह भी बैरियर मेथड है और ये किसके लिए, ये भी बने किसके होते हैं, रबर के बने होते हैं। डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ड भी रबर के बने होते हैं। इसे इंसर्ट कर दिया जाता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में और ये कवर करता है सिर्फ सर्विक्स को ड्यूरिंग क्वाइटस। इंपॉर्टेंट है। देखिए, कंडोम मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होता है, लेकिन ये जो डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ड है, ये सिर्फ फीमेल के लिए होता है। और एक आपको ध्यान रखना है, they prevent the conception by blocking the entry of sperm through the cervix. they are reusable। जो डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ड है, ये कैसे होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। देखिए, अगर स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स आर यूजुअली यूज्ड along with these barriers to increase their contraceptive efficiency। अगर स्पर्मिसाइडल क्रीम हो, जेलीज हो या फोम हो, अगर इनका यूज इस बैरियर मेथड के साथ किया जाता है, तो इनका जो कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी है वो इंक्रीज कर जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है टेम्परेरी का, वो है आईयूडीज या फिर इसे आईयूसीडीज बोला जाता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस या फिर इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। देखिए, जो बैरियर मेथड था उसे सेल्फ इंसर्ट किया जा सकता था, लेकिन जो आईयूडीज ये डिवाइस है, इसे इंसर्ट किया जाता है किसी डॉक्टर या फिर एक्सपर्ट नर्स के हेल्प से यूटेरस में किया जाता है। किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू। तो ध्यान देना है, जो आईयूडीज है, यह जो डिवाइस होती है, इसे इंसर्ट करते हैं किसी डॉक्टर या फिर एक्सपर्ट नर्स के हेल्प से यूटेरस में, किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू। अब इसमें देखिए बात आता है कि जो आयोडीज है वो कितने टाइप के होते हैं। जो आयोडीज है वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो नॉन मेडिकेटेड होगा, दूसरा कॉपर रिलीजिंग होगा और तीसरा हार्मोन रिलीजिंग होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन मेडिकेटेड का। तो जो नॉन मेडिकेटेड है वो आपका लिपिज लूप है, एंड आपका जो सेकेंड, फर्स्ट आपका मैंने कौन सा बताया, नॉन मेडिकेटेड, सेकेंड है आपका कॉपर रिलीजिंग एंड थर्ड है आपका हार्मोन रिलीजिंग। तो आपका नॉन मेडिकेटेड का लिपिज लूप है। कॉपर रिलीजिंग का एग्जांपल आपका कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। और थर्ड आपका जो है आयोडीज वो है हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज की बात करें तो प्रोजेस्टाजर्ट और LNG-20 होता है। अब देखिए एक बात और आपको ध्यान देना है, आयोडीज इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ऑल आयोडीज जो है स्पर्म के फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देती हैं विद इन द यूटेरस। एंड कॉपर आयन रिलीज। अब देखिए जो कॉपर रिलीजिंग है उसका काम क्या है। देखिए फैगोसाइटोसिस करना सबका काम है, चाहे वो हार्मोन रिलीजिंग हो चाहे कॉपर रिलीजिंग। उसके अलावा एक्स्ट्रा सबका काम क्या है। कॉपर रिलीजिंग की बात करें, जो कॉपर आयन है ये सप्रेस कर देता है स्पर्म की मोटिलिटी को एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज की बात करें तो इसका काम क्या है वो देख लेते हैं। हार्मोन रिलीजिंग का काम क्या होता है, ये यूटेरस को अनसुटेबल बनाता है, किस लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। हार्मोन रिलीजिंग मेक द यूटेरस अनसुटेबल, मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। पहला ये हो गया हार्मोन रिलीजिंग का, और दूसरा हो गया आपका सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। सर्वाइकल म्यूकस को ये थिक कर देता है। चलिए यहाँ पर एक डायग्राम, इस डायग्राम को पहचानिए आप लोग। ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है ये है कॉपर टी। देखिए ये टी लाइक है, इसमें यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है हल्का सा, ये किसका, ये कॉपर का बना हुआ तार है
जिससे इस पे लपेटा गया है। इस तरह से इस पे जो है स्पायरली इस पर इस तरह से बाइंड कर दिया गया है इसको। ये देखिए, इसको पहचान लीजिए, ये है कॉपर टी। देखिए, जो आईओडीज है ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं फीमेल के लिए, जो कि प्रेगनेंसी या तो डिले करना चाहती हैं या फिर बच्चों के बीच में स्पेस चाहती हैं, वो आईओडीज का यूज करते हैं। अगला देखिए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया क्या है? आईओडीज है। अब इसके बाद बात करते हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्ट्रॉन। अब देखिए, ये पिल्स की बात कर रहा है, हार्मोन रिलीजिंग का। हार्मोन रिलीजिंग में एक तो हार्मोन इंजेक्शन के फॉर्म में होता है, एक तो हार्मोन को इम्प्लांट किया जाता है जिसे नारप्लांट कहते हैं, दूसरा पिल्स होता है। पिल्स में जो है या तो प्रोजेस्ट्रॉन होगा या फिर प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा। एस्ट्रोजन अकेला नहीं होगा, या तो अकेला प्रोजेस्ट्रॉन होगा पिल्स में, या तो प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा। और ये किसके लिए होता है? बेसिकली फीमेल के लिए होता है। दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट। ये यूज करते हैं किस फॉर्म में? टैबलेट के फॉर्म में होता है। इसे पॉपुलरली क्या कहते हैं? पिल्स। देखिए, पिल्स। पिल्स में किसका कॉम्बिनेशन है? या तो प्रोजेस्ट्रोजन होगा या फिर प्रोजेस्टोजिन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 डेज। ये डेली पिल्स की बात कर रहा है। जो डेली पिल्स है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट टू 5 डेज से स्टार्ट करेंगे और लगातार 21 दिन तक लेंगे। देखिए, फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर आफ्टर ये गैप, फिर 7 दिन का गैप होगा, क्योंकि उस समय मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है, इस वजह से फिर 7 दिन का गैप करेंगे एंड देन फिर ये सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे। ये डेली पिल्स है। डेली पिल्स कैसे लेंगे? लगातार 21 दिन तक लेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट टू 5th डे के बीच में जब भी स्टार्ट करेंगे, चाहे पहले दिन स्टार्ट करें, चाहे दूसरे, चाहे तीसरे, चाहे चौथे, चाहे 5वें दिन, जब से भी स्टार्ट करेंगे लगातार 21 दिन तक लेंगे और देन 7 दिन का गैप करेंगे, 7 डेज का, एंड फिर इस साइकिल को रिपीट करेंगे। अब देखिए, दे इनहिबिट ओवुलेशन। ये इनहिबिट करता है ओवुलेशन को और इम्प्लांटेशन को, और ये क्या करता है? क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस को क्या कर देता है? थिक कर देता है, चेंज कर देता है। मतलब जो पिल्स है, पहली बात तो ये इनहिबिट करेगा ओवुलेशन को और इम्प्लांटेशन को, एंड इसके अलावा सर्वाइकल म्यूकस को भी ये क्या करेगा? अल्टर कर देता है। ओवुलेशन को इनहिबिट करेगा, इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करेगा एंड सर्वाइकल म्यूकस को भी अल्टर कर देता है, जिससे क्या होता है? स्पर्म के एंट्री को रोकता है। ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देगा, जिससे स्पर्म के एंट्री को ये प्रिवेंट करेगा। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल। सहेली, सहेली इज द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बोले तो इसे हम ओसीपी बोलते हैं। सहेली जो है ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, जो कि फीमेल के लिए होता है। ये कैसा है? ये नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन होता है। इसमें स्टेरॉयडल नहीं होता है, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन होता है। वंस ए वीक, वीक में इसे एक बार यूज किया जाता है। वेरी फ्यू साइड इफेक्ट होता है एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है किसकी? सहेली की। यहाँ पर ये देखिए, आपको जो दिखाया गया है इम्प्लांट, ये भी हार्मोनल मेथड का एक एग्जाम्पल है इम्प्लांट। ये देखिए, यहाँ पर 6 कैप्सूल है जो कि हार्मोन का बना होता है। इसे स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है, जिसे नार प्लांट भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, या तो प्रोजेस्टोजिन को अकेले या फिर कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज बाय फीमेल एज इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द स्किन।
जो प्रोजेस्टेरोन होता है या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन या तो इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है या तो स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। Their mode of action is similar to that of pills and their effective period are much longer. अब एक और देखिए कि administration of progestogen or progestogen estrogen combination or IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive. जैसे कि इमरजेंसी के केस में हो, जैसे लाइक कि रेप हो या फिर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो, तो इन सब के दौरान विद इन 72 आवर्स आफ्टर रेप या फिर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में क्या देना होता है, या तो अकेले प्रोजेस्टेरोन देना होता है या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है या फिर आयोडीज आफ्टर क्वाइटस 72 आवर्स। जब क्वाइटस हुआ रहता है उसके विद इन 72 आवर्स आप प्रोजेस्टेरोन दे सकते हैं या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन या फिर आयोडीज दिया जा सकता है। They could be used to avoid the possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. हमारा टेम्परेरी मेथड फिनिश हुआ। अब हम बात करते हैं सर्जिकल मेथड का। जो सर्जिकल मेथड है ये क्या है, परमानेंट मेथड है। इसे स्टेरिलाइजेशन भी कहा जाता है। जनरली ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होता है। आइए देखते हैं। ये जो आपको डायग्राम ये दिखाया गया है ये है वैसेक्टमी, और ये देखिए ट्यूबेक्टमी के लिए दिखाया गया है। वैसेक्टमी में ये क्या है, वॉस डिफरेंस से देखिए इसको कट करके बाद दिया गया। ये जो वैसेक्टमी होता है ये किसके लिए होता है, ये मेल के लिए होता है। इसमें वॉस डिफरेंस को कट करके बाद देते हैं। एंड फैलोपियन ट्यूब की बात करें ट्यूबेक्टमी में, तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांधा गया है। जो ट्यूबेक्टमी होता है ये फीमेल के लिए होता है। अब देखिए बात ये होती है कि जब वैसेक्टमी होती है तो क्या स्पर्मेटोजेनेसिस होगा? हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। वैसेक्टमी हो या ट्यूबेक्टमी, ये गैमीट ट्रांसपोर्ट को रोक रहा है। देखो स्पर्म का फॉर्मेशन इसमें होगा टेस्टिस में, तो स्पर्म इस टेस्टिस से फिर इधर आ ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर ये रोक रहा है, ये गैमीट ट्रांसपोर्ट को रोक रहे हैं। जो वैसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी है ये गैमीट ट्रांसपोर्ट को रोकते हैं, तब जाकर ये फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करते हैं। एंड ये जो है हाईली इफेक्टिव होता है, बट ये रिवर्सिबिलिटी इसकी पुअर होती है। तो आपको ध्यान रखना है ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट को रोक रहे हैं। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा बट इनके सीमन में स्पर्म नहीं होगा। फीमेल की बात करें तो फीमेल में फॉलिकल का डेवलपमेंट भी होगा, ओवुलेशन भी होगा, बट गैमीट का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी चलेगी। लिबिडो दोनों में प्रेजेंट होगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, चाहे वैसेक्टमी हो या ट्यूबेक्टमी हो, लिबिडो दोनों में प्रेजेंट होगा। लिबिडो मतलब कि जो इनका सेक्सुअल डिजायर है वो दोनों में रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट। जो सर्जिकल मेथड है ये गैमीट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करता है एंड प्रिवेंट कंसेप्शन। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वैसेक्टमी। मेल में जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर उसे क्या कहेंगे, वैसेक्टमी। फीमेल में जो है उसे क्या कहेंगे, ट्यूबेक्टमी कहेंगे। वैसेक्टमी में क्या किया जाता है, देखिए ये स्मॉल पार्ट ऑफ द वॉस डिफरेंस इज रिमूव्ड। जो स्मॉल पार्ट होता है वॉस डिफरेंस का उसे रिमूव कर देते हैं या फिर उसको बांध देते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है बट उसमें थोड़ा सा पार्ट कट करके रिमूव करके देन उसको बांध दिया जाता है। और ये कट लगाते कहाँ से, ये स्मॉल कट लगाते हैं मेल के स्क्रोटम से। मेल के स्क्रोटम में हल्का सा कट लगा करके देन वैसेक्टोमी किया जाता है, वॉस डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाता है। वहीं पर ट्यूबेक्टमी की बात करें तो यहाँ पर स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब भी रिमूव करते हैं या फिर बांध देते हैं थ्रू अ स्मॉल इंसीजन। यहाँ पर फीमेल में जो स्मॉल इंसीजन लगाएंगे या तो एब्डोमेन रीजन में लगाएंगे या फिर वेजाइना के थ्रू ट्यूबेक्टोमी करी जाती है। ये जो स्टेरिलाइजेशन मेथड होता है हाईली इफेक्टिव होता है बट रिवर्सिबिलिटी इनकी वेरी पुअर होती है। नेक्स्ट है हमारा MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर कोई पर्सन प्रेगनेंसी नहीं चाहता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाना चाहता है, उससे
आज़ादी पाना चाहता है तो उस केस में उसे क्या करवाना होता है, एमटीपी पानी करनी होती है। एमटीपी क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये ध्यान रखना, देखिए इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका फुल टर्म क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को शॉर्ट फॉर्म में एमटीपी बोलते हैं, या फिर इसे इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहा जाता है। अगर पर्सन अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाना चाहता है तो इसे क्या करवाना होगा, एमटीपी करवानी होगी। नियरली 45 to 50 million MTP are performed in a year all over the world। पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए तो एक साल में 45 से 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म होती है, जो कि टोटल प्रेगनेंसी का 1/5 होता है, बोले तो 20% होता है। एंड इसके अलावा हम बात करते हैं, एमटीपी भी आपको ध्यान रखना है। इसमें एमटीपी लीगलाइज्ड कब हुई, तो 1971 में लीगलाइज्ड हुई। एंड अब देखिए, अब बात आता है कि ये एमटीपी कब करवा सकते हैं। जैसे कि या तो कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ हो, या फिर फेल्योर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, या तो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ हो, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हुआ हो, या फिर ड्यूरिंग क्वाइटस या फिर रेप का केस हो। इस केस में एमटीपी करवाई जा सकती है। जो एमटीपी है ये इस कंडीशन में हो सकती है, मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी है, या तो ये घातक हो, मदर के लिए या तो घातक हो, या तो बच्चे के लिए घातक हो, या फिर दोनों के लिए घातक हो। इस केस में एमटीपी परफॉर्म की जा सकती है। यहाँ पे आपके देखिए क्या क्या दिया है। पहली बात तो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो तब हो सकता है। दूसरा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हुआ हो तब एमटीपी परफॉर्म किया जा सकता है, या फिर रेप का केस हो, या फिर मदर बच्चे या दोनों के लिए कैसा हो, फेटल हो। इन केसेस में एमटीपी परफॉर्म की जाती है। पानी पी लेते हैं थोड़ा। अब बात आती है कि जो एमटीपी है ये सेफर कब होती है। एमटीपी कंसीडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एमटीपी सेफर होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अब देखिए, सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शंस आर मच मोर रिस्कियर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मोर रिस्कियर होती है। वन डिस्टरप्टिंग ट्रेंड ऑब्जर्व इज दैट मेजॉरिटी ऑफ द एमटीपी परफॉर्म्ड इलीगली बाय unqualified quack which are not only the unsafe but could be fatal too। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक बार देख लेते हैं, ये जो यहाँ कॉलम में बना हुआ है। देखिए, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, अमेंडमेंट एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर देखिए, हाँ, रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल एबॉर्शन एंड कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। अब देखिए, यहाँ पर जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने आप इसके लिए इलीगल बताया कि आप एबॉर्शन करवाने का कुछ कंडीशंस होना चाहिए, ऐसे एबॉर्शन नहीं किया जा सकता है। या तो कोई जो बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो, या मदर के लिए प्रॉब्लम हो, या कोई बीमारी हो, उस केस में क्या करवाया जा सकता है, एमटीपी। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड on the certain considered within first 12। अगर फर्स्ट 12 वीक में करवाया जाता है एमटीपी तो ओपिनियन लेना चाहिए वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी करवाई जा रही है तो वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से लेना चाहिए यहाँ पर ओपिनियन, झोला छाप से नहीं लेना है। एंड अगर प्रेगनेंसी जो है मोर देन 12 वीक, अगर 12 वीक से ज़्यादा हो गई है बट 24 वीक से कम है तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से यहाँ पर ओपिनियन लेनी होती है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को और क्या बोला जाता है, इसके क्या क्या नाम है, ये भी हमें पता होना चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ये फैलता कैसे है। देखिए,
इन्फेक्शंस आर डिजीज व्हिच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स। बेसिकली जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है, जिसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कहा जाता है, या वेनेरियल डिजीज कहते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो गुनहोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड ये सारी कैसी हैं आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब यहाँ पे बात करते हैं, हाँ, हेपेटाइटिस बी एंड HIV ये फैलते कैसे, ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इनसे फैल सकते हैं। विद इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से फैल सकते हैं, या फिर एन इन्फेक्टेड मदर टू फीटस में भी ये डिजीज जा सकती है। देखिए, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड HIV इन्फेक्शंस, अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल। ट्रिपल एच बोले तो हेपेटाइटिस बी, हर्पीज एंड HIV, इनको छोड़कर बाकी जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, अगर अर्ली पता चल जाए तो उन्हें ट्रीट किया जाए प्रॉपरली, वो क्योरेबल है। सिर्फ कौन क्योरेबल नहीं है, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज और HIV इन्फेक्शन। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज माइनर, हाँ, जो अर्ली सिम्टम्स आते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से वो क्या है, लाइक इचिंग है, इचिंग होगी, खुजली होगी, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्लाइट पेन होगा, स्वेलिंग होगी, कहाँ पर, जेनाइटल रीजन में। अब वहीं पे बात करते हैं, हाँ, और बात करते हैं एक इन्फेक्टेड फीमेल में, अगर कोई फीमेल है उसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो वो एसिम्टोमेटिक होगी। एसिम्टोमेटिक की बात करें तो उसमें इस डिजीज का फीमेल में जल्दी पता नहीं चल पाता है, बहुत लेट पता चलता है, इस वजह से एसिम्टोमेटिक बोला गया है। हाँ, एक और है, अर्ली स्टेज में वो सारी चीजें थी, और कॉम्प्लिकेशन, लैटर में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लाइक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, एबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, एंड इनफर्टिलिटी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स यूट्रस के अलावा अगर कहीं और इम्प्लांटेशन हो रहा है, लाइक फैलोपियन ट्यूब में, इक्टोपिक बोला जाता है। इनफर्टिलिटी या फिर कैंसर हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। अगर हाँ, और बेसिकली ये जो डिजीज होती है किस एज ग्रुप को होती है, तो वैसे सबको होती है, बट हाई रिस्क होता है एज ग्रुप ऑफ 15 टू 24 ईयर्स। जो लोग 15 से 24 साल के एज के हैं उनको ये डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस डिजीज से बचने के लिए अवॉइड करना चाहिए सेक्स विद अननोन पार्टनर या फिर मल्टीपल पार्टनर्स। इसके अलावा ड्यूरिंग क्वाइटस क्या यूज करना चाहिए, कंडोम यूज करना चाहिए। डाउट के केस में क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जिससे उसका अर्ली डिटेक्शन हो सके और कंप्लीट ट्रीटमेंट किया जा सके। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या है, इनफर्टिलिटी हम कब कहेंगे, जब कोई कपल है वो 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस या इंटरकोर्स करता है, फिर भी लेडी कंसीव नहीं करती है, इस केस में उसे क्या बोला जाता है, इनफर्टिलिटी बोला जाता है। अब इसे इनफर्टिलिटी के करेक्शन के लिए एक टेक्निक लाई गई जिसका नाम क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की बात करें तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन वीवो फर्टिलाइजेशन को लाया गया। पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, मीन्स फीमेल के बॉडी में फर्टिलाइजेशन ना होकर टेस्ट ट्यूब में किया जाता है, उसे इन विट्रो कहा जाता है। इसमें एम्ब्रियो का या फिर जाइगोट का ट्रांसफर किया जाता है इन विट्रो में। तो देखिए, इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। चलिए, इसमें सबसे पहले बात करते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर का। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का पहला एग्जांपल है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसका डेफिनेशन क्या है, जाइगोट आर अर्ली एम्ब्रियो, ध्यान देना, या तो जाइगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियो
up to 8 blastomere could then be transferred into the fallopian tube. जाइगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में से, क्या बोला जाएगा, जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। हाँ, और दूसरा जो एग्जांपल है इनविट्रो का वो है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा यूटेराइन का डेफिनेशन क्या है, एम्ब्रियोज विद मोर देन, अगर एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है और उसे ट्रांसफर किया जाता है यूटेरस में तो उसे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहा जाता है। टू कंप्लीट फर्दर डेवलपमेंट एम्ब्रियो फाउंड बाय इन वीवो। हाँ, अब इन वीवो की अगर बात करें, इन वीवो में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है वो फीमेल के बॉडी में होता है। तो एनसीईआरटी में इनविट्रो का आपका एक तो ये है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, एक है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर और एक यहाँ नीचे दिया हुआ है। ये देखिए इनविट्रो का एक एग्जांपल आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। हाँ, ये देखिए ये आपका तीसरा एग्जांपल इनविट्रो का है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या है, देखिए इसमें देखिए फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन, एक सेकेंड, इंट्रायूटेराइन, हाँ, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यहाँ से देखिए, यहाँ से पूरा है। Another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum. लेबोरेटरी में स्पर्म को डायरेक्ट ओवम में इंजेक्ट किया जाता है। तो ये भी किसका एग्जांपल, इनविट्रो का। इनविट्रो के 3 एग्जांपल पढ़े हम लोग, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर एंड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब हम लोग इन विवो की बात करें, इन विवो में क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन होगा वो फीमेल बॉडी के अंदर होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं इन विवो का, पहला एग्जांपल है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर में क्या करेंगे कि ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पर क्या करेंगे, ओवम को कलेक्ट करेंगे एक डोनर से, वो फैलोपियन ट्यूब में इंट्रोड्यूस करवा देंगे। एंड अनदर फीमेल हु कैन, जो मान लो कोई फीमेल है वो एग प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो डोनर फीमेल से एग लेकर के उस फीमेल के बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा देंगे। वो सिर्फ एग नहीं प्रोड्यूस कर रही है बट प्रोवाइड कर रही है सुइटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। तो इसके लिए क्या यूज किया जाएगा, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। एक है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये भी किसका एग्जांपल है, तो इन विवो का है। इसमें देखिए आपका क्या है इन विवो में, हाँ, इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी टू मेल पार्टनर है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, या फिर वेरी लो स्पर्म काउंट है, इस वजह से क्या किया जाएगा, इस केस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाएगा। अगर सीमन को कलेक्ट करते हैं आइदर फ्रॉम द हस्बैंड या फिर हेल्दी डोनर से आर्टिफिशियली और इंट्रोड्यूस करते हैं वेजाइना में, इसे क्या कहा जाएगा, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो ये आपका था इन विट्रो एंड इन विवो। इन विवो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर पढ़ा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पढ़ा और इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन पढ़ा। और इन विट्रो में क्या क्या थे, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर था, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर था और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन था। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।